हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपको पता चलेगा कि हिंदी शिक्षण के प्रश्न सीटेट किस तरीके से पूछता है। इसलिए आज हम टॉप 30 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एग्जाम तक ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है स्किनर, बी कह रहा है पियाजे, सी कह रहा है चॉम्स्की और डी कह रहा है वाइगोत्स्की। तो दोस्तों, भाषा अर्जन क्षमता है तो ये किसका है? तो यहाँ पर आपके चॉम्स्की साहब हो जाएंगे। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्किनर की अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत को दिया है। और पियाजे की अगर हम बात करें तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड हैं। वाइगोत्स्की साहब की अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की जेडपीडीजी के अंतर्गत जाने जाते हैं। और दोस्तों, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को भी दिया है वाइगोत्स्की साहब ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में विकास किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है लिपि ज्ञान वर्तनी में, बी कह रहा है रेखांकन शब्द लेखन, सी कह रहा है रेखांकन चित्रांकन और डी कह रहा है वर्तनी ज्ञान वाक्य लेखन। तो दोस्तों, जो प्राइमरी स्तर का बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके स्तर में विकास किस प्रकार से किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेखांकन चित्रांकन द्वारा। दोस्तों, क्या होता है कि बच्चे भले ही चित्र सही से न बना पाए, चाहे जैसी रेखाएं खींचे, आड़ी टेढ़ी कुछ भी, लेकिन वह लेखन की प्रक्रिया में ही आता है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है, जिस ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है शब्द, वाक्य, वर्ण या व्यंजन। तो दोस्तों, जिस ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके वह वर्ण कहलाता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें शब्द की तो वर्ण से ही शब्द बनता है। और दोस्तों, वाक्य की अगर हम बात करें तो शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं। और व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है, विभिन्न शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया को बनाती है। तो विभिन्न शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया को कैसे बनाती है, क्या बनाती है? ए कह रहा है सरल, बी कह रहा है रोचक, सी कह रहा है समावेशी और डी कह रहा है जटिल। तो दोस्तों, याद रखिए, आपको कभी भी सरल और जटिल को नहीं चूज करना है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समावेशी। पांचवा प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। आपके ऑप्शन है मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी, विदेशी। तो दोस्तों, जो छोटा बच्चा है प्राथमिक स्तर पर है तो उसके शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मातृभाषा में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, हमारे देश की डैश 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 विविधता हमारा एक भाषाई डैश डैश है। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं तो ए ऑप्शन कह रहा है साहित्यिक चुनौती, बी कह रहा है भाषिक संबल, सी कह रहा है भौगोलिक विस्तार और डी कह रहा है भाषिक हथियार। तो दोस्तों, हमारे देश की क्या होनी चाहिए? भाषिक विविधता हमारा एक संबल है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संबल का अर्थ होता है दोस्तों सहायक वस्तु। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? यहाँ पर दोस्तों उच्चतम स्तर पूछा गया है। तो उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए क्या क्या होता है? आप संयुक्त अक्षर को जान लेते हैं, आप मात्राओं का ज्ञान आपको हो जाता है। तो यहाँ पर लेखन कौशल तक पहुँचने के लिए आपको ये सभी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है सही वर्तनी, बी कह रहा है संयुक्ताक्षर लिखना, सी कह रहा है लेख लिखना और डी कह रहा है वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो
लेखन कौशल का उच्चतम स्तर क्या है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेख लिखना। क्योंकि दोस्तों लेखन कौशल भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न कह रहा है, आप भाषा शिक्षण के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम ये कहें कि भाषा शिक्षण के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। ये क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी शिक्षक हो वह बच्चों को जब पढ़ाना चाहेगा तो वो मूर्त पदार्थों से ही पढ़ाएगा। जो चीजें बच्चों ने देखी हों या जिस चीज से वह पढ़ा रहा है, जिस चीज के बारे में पढ़ा रहा है, वह उसको दिखाकर पढ़ाए ताकि बच्चा उसका सही से विश्लेषण कर सके। इसलिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है। ए ऑप्शन कह रहा है साहचर्यजन्य, बी कह रहा है सुमेलन, सी कह रहा है युक्तिजन्य और डी कह रहा है सामाजिक। तो पियाजे साहब के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, युक्तिजन्य। क्योंकि दोस्तों युक्तिजन्य का अर्थ ये होता है जिसमें बच्चा अनुभव या अनुकूलन करके सीखता है, लोगों को देखकर उनसे भाषा अर्जन कर रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी मदद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अगर घर की अलग है और विद्यालय की भाषा अलग है, तो आप उसकी मदद एक संसाधन के रूप में कैसे करेंगे। आपके ऑप्शन हैं, उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, बी कह रहा है कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग करके, सी कह रहा है उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, डी कह रहा है कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। तो दोस्तों एक बच्चे की अगर घर की भाषा अलग है और विद्यालय की भाषा अलग है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके आप उसकी मदद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कह रहा है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं क्रिया, बाल साहित्य, बाल कविताएं, खिलौने। तो दोस्तों समग्र भाषा के उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है बाल साहित्य। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया भी आ जाती है, बाल कविताएं भी आ जाती हैं, खिलौने भी आ जाते हैं, तो इसलिए आपका बाल साहित्य बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है। आपके ऑप्शन है पुस्तक की वर्तनी, बी कह रहा है पुस्तक में चित्रों का स्थान, सी कह रहा है विषय वस्तु का चयन और डी कह रहा है वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही होगा, विषय वस्तु का चयन। क्योंकि दोस्तों विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप ही होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है सीखना, अर्जन, सुनना, संप्रेषण। तो दोस्तों स्टीफन क्रेशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। स्टीफन क्रेशन भाषावादी हैं और ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के हैं। इन्होंने दूसरी भाषा का अधिग्रहण सिद्धांत दिया है। जैसे आप पहली भाषा यानी कि अपनी मातृभाषा सीखते हैं, वैसे ही आप दूसरी भाषा भी सीख सकते हैं, ये इनका मानना है। और दोस्तों यहाँ पर अचेतन की बात कही गई है, तो अचेतन का क्या अर्थ होता है वो भी जानना आवश्यक है। अचेतन का अर्थ होता है जो चीजें आप सीख रहे हो और आप उसको सीख तो रहे हो लेकिन आपको पता ही न चले कि वो आप कब सीख गए।
उदाहरण के तौर पे जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, वह सीख रहा होता है लेकिन वो कब सीख जाता है उसको पता ही नहीं चलता है, तो वही अचेतन की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर अचेतन की प्रक्रिया क्या है स्टीफन क्रेशन के अनुसार, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्जन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है आंतरिक भाषण, बी कह रहा है व्यक्तिगत भाषण, सी कह रहा है निजी भाषण और डी कह रहा है मौन भाषण। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को प्रभावी ढंग से सीखते हैं, निजी भाषण हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने आप से बात करना या स्वयं से बात करना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश 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 से तक होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन कह रहा है निजी से व्यक्तित्व, बी कह रहा है निजी से सामाजिकृत, सी कह रहा है आत्म केंद्रित से सामाजिक और डी कह रहा है सामाजिक से आत्म केंद्रित। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार भाषा का विकास कैसे होता है, कहाँ तक होता है, किससे होता है, तो यहाँ पर आपका आत्म केंद्रित से सामाजिक बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्योंकि दोस्तों पियाजे का मानना है कि जब बच्चा पहले छोटा था, कम से कम 3 से 6 वर्ष की उम्र का होता है, तो वह आत्म केंद्रित होता है। और दोस्तों जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वह समाज से जुड़ने लगता है और सामाजिक तौर पर भाषा को सीखने लगता है, इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कक्षा में चर्चा के दौरान ईवीएस की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान न तो वह दूसरों के विचारों से सहमत है और न ही दूसरों के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। तो पियाजे के अनुसार यह किस प्रकार के भाषण में शामिल है। दोस्तों एक बच्ची है जो भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण तो प्रस्तुत कर रही है, लेकिन वह किसी और के विचारों से न तो सहमत है न तो उसके नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों पियाजे के अनुसार वह कौन सी भाषण में शामिल है, तो ए ऑप्शन कह रहा है आत्म केंद्रित भाषण, बी कह रहा है सामाजिक, सी कह रहा है व्यक्तिगत भाषण और डी कह रहा है निजी भाषण। तो दोस्तों यहाँ पर पियाजे के अनुसार आपका आत्म केंद्रित भाषण हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों वह केवल अपनी बात को सत्य मान रही है, किसी और की बात को सत्य नहीं मान रही है, तो इसे आत्म केंद्रित कह सकते हैं या फिर इसी को अहम केंद्रित भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोली से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों बोली से क्या तात्पर्य है, ए ऑप्शन कह रहा है किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की विशेषता, बी कह रहा है किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, सी कह रहा है किसी कार्य विशेष के संबंध में रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता और डी कह रहा है सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। तो बोली से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की विशेषता होती है। क्यों दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की विशेषता इसलिए हो जाएगा क्योंकि बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, लेकिन अगर वहीं पर भाषा की बात करें तो भाषा का क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, विस्तृत होता है और एक ही भाषा की कई बोलियां होती हैं, हो सकती हैं कि एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, लेकिन एक बोली की कई भाषाएं नहीं हो सकती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखना उदाहरण है। दोस्तों अभ्यास दिया गया कि औजारों के नाम खोजकर लिखना है, तो यह किसका उदाहरण है। क्या ए ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों को सर्वज्ञ बनाना, बी कह रहा है अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का, सी कह रहा है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा ज्ञान का और डी कह रहा है विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय का। तो दोस्तों यहाँ पर अगर औजारों के नाम लिखना है
तो यह किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा ज्ञान का, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बच्चों को हम सर्वज्ञ नहीं बना सकते, ये भी निगेटिव पॉइंट है। अन्य व्यवसाय, आप व्यवसाय के बारे में या व्यापार के बारे में परिचित करा रहे हैं, ये भी निगेटिव पॉइंट है। और दोस्तों यहाँ पर अनिवार्य दिया गया है, तो ये भी निगेटिव पॉइंट है। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कह रहा है भाषा एक जटिल प्रक्रिया, समस्यात्मक वस्तु, तार्किक व्यवस्था या नियमबद्ध व्यवस्था है। तो दोस्तों भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भाषा जो होती है वह नियम के अनुसार ही चलती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। ए ऑप्शन कह रहा है रंगीन चित्र, बी कह रहा है सार्थक पुनरावृत्ति, सी कह रहा है संक्षिप्तता और डी कह रहा है केवल चित्रात्मकता। तो दोस्तों बच्चा अगर छोटा है, प्राथमिक स्तर का है, प्राइमरी में पढ़ रहा है, तो चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु जो होती है वो होती है सार्थक पुनरावृत्ति। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिससे दोस्तों बच्चा आसानी से चीजों को समझ सके। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा कार्य विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट सीखना, पाक कला सीखना, पाक कला का अर्थ होता है दोस्तों पकवान बनाना, और बागवानी सीखना, पहाड़े सीखना। तो दोस्तों यहाँ पर विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आपका डी ऑप्शन आएगा पहाड़े सीखना, क्योंकि दोस्तों बच्चा अगर पहाड़े सीखता है तो वह मन में विचार करता है कि 2 दूनी 4 के बाद आगे क्या बोलना है, तो कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में विचार करता है। इसलिए पहाड़े सीखना आपका विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कह रहा है प्रायः देखा जाता है कि बच्चे व्याकरण विषय में रुचि नहीं लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है दोस्तों कि बच्चे व्याकरण विषय में रुचि नहीं लेते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है व्याकरण विषय का कठिन होना, बी कह रहा है छात्रों द्वारा व्याकरण को महत्वपूर्ण न मानना, सी कह रहा है विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करना, और डी कह रहा है व्याकरण सूत्रों का प्रयोग करना। तो दोस्तों व्याकरण विषय जो होता है वह कहीं ना कहीं नियम पर चलता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में से किस सिद्धांत में छात्रों को सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है? आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, प्रयोग विधि, विश्लेषण विधि, प्रासंगिक विधि। तो दोस्तों भाषा शिक्षण में सिद्धांतों में कब बच्चों को सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है? तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी प्रासंगिक विधि। और इसका दूसरा नाम भी है, और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है समप्रियाय। इसे समप्रियाय के नाम से भी जाना जाता है, यह आप फैक्ट याद रखिए। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बच्चे बिना कार्य किए ही उनको चीजों का पता चल जाता है, इसलिए उनको कम मेहनत करनी पड़ती है प्रासंगिक विधि में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कह रहा है भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भाषा शिक्षण में व्याकरण का? आपके ऑप्शन है विद्यार्थी को व्याकरण से परिचित करवाना, बी कह रहा है विद्यार्थी को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, सी कह रहा है बोलना सिखाना, और डी कह रहा है लिखना सिखाना। तो दोस्तों यहाँ पर भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थी को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। क्योंकि दोस्तों व्याकरण जो होती है वह नियम पर आधारित होती है, नियमबद्ध प्रक्रिया है। इसमें छंद, अलंकार, समास, इन सभी का एक नियम होता है। अगर आप नियम का प्रयोग नहीं करोगे तो आपका गलत हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विधि का आधार केवल व्याकरण की पाठ्य पुस्तकें हैं? तो दोस्तों यहाँ पर
कहा गया है किस विधि का आधार केवल व्याकरण की पाठ्य पुस्तकें हैं? आपके ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक विधि, विश्लेषण विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि। अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण नियम से पढ़ाया जाता है, नियमबद्ध व्यवस्था होती है, उसमें एक साधन का रोल होता है। तो यहाँ पर आपका साधन क्या है, विधि क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा पाठ्य पुस्तक विधि। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कह रहा है अधिगम शब्द है सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना। तो दोस्तों अधिगम शब्द क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कह रहा है शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण होता है प्रभावी, बोझिल, कठिन, सरल। तो याद रखिए दोस्तों, आपको कभी कठिन, सरल ये सब टिक नहीं करना है। शिक्षण सूत्र के माध्यम से जो भाषा शिक्षण होता है वह होता है प्रभावी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कह रहा है आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? आपके ऑप्शन है बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अभ्यास के सिद्धांत पर या अनुकरण के सिद्धांत पर। अब यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आरंभ देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कब की बात हो रही है, जब बच्चा छोटा रहता है तब वो भाषा किस प्रकार से सीखता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अनुकरण के सिद्धांत पर, क्योंकि दोस्तों अनुकरण करके ही बच्चा भाषा को सीखता है, वो नकल करके ही भाषाओं को सीखता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न कह रहा है जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो तो भाषा अधिगम किससे जुड़ता है? आपके ऑप्शन है शिक्षण एवं अभिव्यक्ति से, शिक्षण एवं अनुभव से, अनुभव एवं विषय से, अनुभव तथा शिक्षक से। तो जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो तो भाषा अधिगम किससे जुड़ता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण एवं अनुभव से जुड़ता है। जिस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता हो उन चीजों को जो अनुभव कर रहे हैं, तो इसलिए आपका शिक्षण एवं अनुभव से जुड़ता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न कह रहा है टाइपिंग सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है विचारात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, विचारात्मक तथा क्रियात्मक अधिगम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टाइपिंग करना ये क्या है? ये टाइपिंग करना अंगुलियों का कार्य है, अंगुलियां के द्वारा टाइपिंग किया जाता है, कार्य किया जाता है, जिसे हस्त प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो टाइपिंग सीखना क्रियात्मक अधिगम है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।